हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। राजस्थान क्वेश्चन बैंक की सीरीज में सेक्शन ई हम कर रहे थे डिस्कस। आज उसका सेक्शन ई का 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। मेजर क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगला 8-9 क्वेश्चन देखो। What is a prism? When a light beam pass through a prism, make a ray diagram showing its reflection. Find the expression of the refractive index of the glass in terms of angle and minimum deviation angle. तो यहाँ पर आपको बोला है कि तो प्रिज्म को डिफाइन करो और प्रिज्म का डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम, कि प्रिज्म किस तरह से रे को डेविएट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेशन लाना है, इसको प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। तो प्रिज्म फॉर्मूले को ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले आपको पता है प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ट्रायंगुलर पीस होता है। तो डेफिनेशन, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इसमें 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। फर्स्ट हो गई ए बी और सेकेंड हो गई ए सी, राइट, इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये दोनों सरफेस एक दूसरे से इंक्लाइंड है एट सर्टेन एंगल। ठीक है, ये सर्टेन एंगल है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, जो सर्टेन एंगल इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की डेफिनेशन आपसे पूछी, लिखनी है आपको। देन रे डायग्राम आपको बोला था, तो ये रे डायग्राम है। ठीक है, तो डेफिनेशन का एक नंबर है, रे डायग्राम का भी एक नंबर है। फिर अपन इसका डेरिवेशन करते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला लेके आना है। तो रे डायग्राम आप ध्यान से देखो, तो रे डायग्राम, ये प्रिज्म है ए बी सी, प्रिज्म एंगल हो गया ए, राइट। ये रे है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आएगी, ये वाली इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये है इमर्जेंट रे, दिस वन इमर्जेंट, जो प्रिज्म से बाहर निकल जाती है, इसको इमर्जेंट बोलते हैं। तो इट इज इमर्जेंट रे। और जो प्रिज्म के अंदर है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे एंड इमर्जेंट रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा सबसे पहला ये आएगा I1, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट सरफेस से आएगा ये आ जाएगा R1। देन सेकंड सरफेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको लिखेंगे R2 से। और आउटर जब बाहर निकलती है इमर्जेंट रे, तब जो नॉर्मल सा एंगल बनेगा ये बनेगा I2, राइट। तो प्रिज्म अगर ध्यान से देखोगे तो प्रिज्म में 2 प्लेन सरफेसेस हैं जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से सर्टेन एंगल पर। तो पहली सरफेस रे का रिफ्रैक्शन करती है। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन दिख रहा है आपको, अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऐसे स्ट्रेट जाती। फर्स्ट टाइम प्रिज्म ने रे का रिफ्रैक्शन किया, डेविएशन दिया, डेविएट किया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डेविएशन जो आएगा वो ये वाला है डेविएशन, इसको लिखते हैं Δ1, डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस Δ1, इसकी वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस R1। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस है। देन डेविएशन फ्रॉम सेकंड सरफेस, वैल्यू सेम रहेगी I2 माइनस R2। डायग्राम में इसको दिखाना है Δ2 को, तो ये डेविएशन आएगा Δ2, ये है Δ2। ठीक है, टोटल डेविएशन अगर देखें, प्रिज्म नहीं होता तो ये रे का पाथ था, बट इमर्जेंट रे ये है, तो ये टोटल डेविएशन ये वाला आएगा। इट इज टोटल डेविएशन डेल्टा which is equals to Δ1 plus Δ2। दोनों डेविएशंस को ऐड करोगे तो टोटल डेविएशन आएगा डेल्टा। सो डेल्टा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन और देखो, यहाँ पर प्रिज्म के लिए इनिशियली सेटअप करना पड़ता है रिलेशन। ये R1 है, तो ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल होगा 90 माइनस R1। ठीक है, और अगर ये R2 है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R2। तो R1 है, टोटल एंगल आपको पता है 90 होता है, तो R1, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा? 90 माइनस R1। ठीक है, तो 90 माइनस R1 ये होगा 90 माइनस R2। तो प्रिज्म में टोटल एंगल जो आपको दिख रहा है, प्रिज्म का एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम यहाँ पर। प्रिज्म में एक ट्राइंगल दिख रहा है, वो ट्राइंगल है AMN, ट्राइंगल AMN, AM और N। इस ट्राइंगल में सबसे पहला एंगल है A, एंगल A लिख देंगे हम। ठीक है, फिर दूसरा एंगल है M, ये वाला M पर जो बनने वाला एंगल है वो है 90 माइनस R1, तो दूसरा एंगल लिखोगे 90 माइनस R1। ठीक है, तीसरा एंगल जो आएगा वो आएगा 90 माइनस R2। तीसरा एंगल ये वाला है जो N पर बनेगा। ठीक है,
एन पर बनने वाला है, बिकॉज ये R2 है तो ये क्या होगा 90 माइनस R2, यहाँ लिख सकते हो डेल्टा 1 थोड़ा सा क्लोज लिखोगे, ये क्या होगा 90 माइनस R2। तो टोटल एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 होगा, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू क्या होगा, A इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2। तो एक रिलेशन और मिला हमें कि प्रिज्म के अंदर जो एंगल होते हैं R1 R2 इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू मिल गई। अब टोटल डेविएशन लिखें तो टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म वो क्या आएगा, देखो टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म, तो टोटल डेविएशन होगा डेल्टा विच इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये तो आपको पता है, दोनों सरफेस का डेविएशन ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, I1 I2 ऐड हो जाएगा, माइनस में R1 R2 भी ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये टोटल डेविएशन है। अब माइनस कॉमन लेके हम यहाँ R1 R2 लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर R1 R2 लिख सकते हैं, देखो तो टोटल डेविएशन डेल्टा की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2, माइनस कॉमन लिया उसमें से तो यह आएगा R1 प्लस R2, राइट। और जैसा कि हम जानते हैं R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 प्लस R2 A होता है, तो I1 प्लस I2 माइनस A, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2 माइनस A, सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इसको कहेंगे A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन मिली R1 प्लस R2 और सेकेंड इक्वेशन टोटल डेविएशन की वैल्यू मिल गई डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बाकी आप इजीली आराम से कर सकते हो। आगे डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, और ये प्रिज्म एंगल निकला और डेविएशन टोटल की वैल्यू हमने निकाल दी। अब प्रिज्म में कंडीशन होती है कि मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या होगा वो आपको रिक्वायर्ड है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएशन की क्या कंडीशन है। सो कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन इज I1 शुड बी इक्वल्स टू I2, तो दोनों इक्वल होंगे तो मैं I लिख सकता हूँ, और I1 I2 इक्वल हुए तो R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे। दोनों अगर I1 I2 इक्वल होंगे तो डेफिनेटली R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे, और इनको भी मैं लिख रहा हूँ R, ठीक है। तो I1 प्लस I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, R1 R2 इक्वल्स टू R। तो ये है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर I1 और I2 अगर दोनों एंगल सेम होते हैं तो डेविएशन मिनिमम होता है, राइट। सो मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 इक्वल्स टू R होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन लिख रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा M, ये मिनिमम डेविएशन है। तो डेल्टा की वैल्यू रख रहा हूं मैं डेल्टा M मिनिमम डेविएशन, I1 I2 इक्वल रख दिए तो I प्लस I माइनस A, तो यहाँ से A को इधर ऐड कर दो तो डेल्टा M प्लस A, और यहाँ हो जाएगा 2I। तो I की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, I की वैल्यू मिलेगी डेल्टा M प्लस A बाय 2, ये I की वैल्यू है, ठीक है। इट इज इक्वेशन थर्ड नाउ। देन यहाँ पर आप देखो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R है, इसको भी आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A इक्वल्स टू था R1 प्लस R2। अब R1 R2 दोनों इक्वल हैं, दोनों को R पुट कर देता हूँ R प्लस R, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया 2R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी A बाय 2, राइट। इट इज इक्वेशन फोर्थ। अब ये जो इक्वेशन हम लाए थर्ड एंड फोर्थ, इसकी हेल्प से हमें आगे फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। तो आप क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लिखोगे, क्योंकि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, मीन्स म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू आपने लिखी थर्ड इक्वेशन में, आर की वैल्यू लिखी फोर्थ इक्वेशन में, आई और आर दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो प्रिज्म फॉर्मूला लाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप आई की वैल्यू डेल्टा एम की फॉर्म में लिखो और आर की वैल्यू ए की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो आई की वैल्यू डेल्टा एम की फॉर्म में डेविएशन वाले फॉर्मूले से आएगी, और आर की वैल्यू ए की फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन से आएगी। इन दोनों आई और आर की वैल्यू को स्नेल्स लॉ में पुट कर आप प्रिज्म फॉर्मूला
ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आया साइन आई, आई की वैल्यू होगी डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, देन साइन आर हो जाएगा, आर की जगह लिखोगे ए बाई टू, ये आ गया। इट इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। उसमें बोला है फॉर्मूला बनाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसमें मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल आना चाहिए, आ गया। इसको प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रिज्म फॉर्मूला भी हमने डेरिवेशन ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला ओनली, तो भी आपको यही करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, व्हाट आर माइक्रोस्कोप, ड्रॉ अ बीम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स मैग्निफिकेशन पावर इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन एंड द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो आपको पता है वो मैग्नीफाइंग पावर दो केस में आती है, दो मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो दो केस में मिलती है, एक तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट बने और एक फाइनल इमेज आपकी बने इनफाइनाइट पर, एक नियर पॉइंट पर। दोनों केस में आपको मैग्नीफिकेशन पावर लिखनी है और माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है इन टू केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप तो आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। एक डिवाइस जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिवाइस क्या करता है माइक्रोस्कोप, द डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सी, कौन से ऑब्जेक्ट देखने काम आता है, इसका नाम है माइक्रोस्कोप, विच हेल्प्स अस टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम आता है माइक्रोस्कोप कहते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो उसको टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाए इसका, देखो रे डायग्राम बनाना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाना है। इसमें दो लेंस होते हैं, कौन सा लेंस होगा स्मॉल, कौन सा लेंस होगा लार्जर, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये हो गया, और ये है आईपीस लेंस, ये आईपीस लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, आईपीस लेंस की। एपर्चर किसका बड़ा लेंस कौन सा होता है, आईपीस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है तो टेलीस्कोप में होता है, तो इसका उल्टा होगा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा तो टेलीस्कोप, राइट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने को बोला है तो रे डायग्राम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, देखो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट आपके क्लोज होगा, डिवाइस के पास ही होगा। तो डिवाइस के पास होगा तो इसका फोकल लेंथ, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है तो इसकी फोकल लेंथ को FO लिखता हूँ, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ हो गई FO, और इसका डबल ले लें हम अगर, तो डबल क्या हो जाएगा 2FO। तो फोकल लेंथ डबल ले लिया तो इसकी 2FO हो जाएगा, ठीक है, राइट। इधर भी देखोगे तो आपका FO मिलेगा, डबल का 2FO मिलेगा, इसकी फोकल लेंथ भी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन F एंड 2F, राइट, बिटवीन F एंड 2F। ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इससे निकलने वाली है रेज। तो पहली रे, फर्स्ट रे ये वाली है जो क्या होगी, फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ऐसे जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हो गया AB, इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो इमेज बनेगी यहाँ पर जो होगी A', B'। दिस इज इमेज A', B'। दिस इज इमेज A', B', right? Now this image behaves like an object for eyepiece lens। तो eyepiece lens के लिए बिहेव करेगी। तो रे डायग्राम इसका ही बनाया। अब देखो इससे निकलने वाली रे, फर्स्ट रे जो इससे निकलेगी वो इस तरह से जाएगी, फर्स्ट रे ये, और सेकेंड रे जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई सीधी चली जाएगी। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसको हम ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और सेकेंड रे जो होगी वो पास होगी फोकस से। तो फोकस इसका कौन सा लेंस है, आईपीस लेंस, इसका फोकस इस साइड होगा। तो यहाँ से फोकस से पास करेंगे
और रे डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। फाइनल इमेज जो बनेगी आपकी वो इस तरह से बनेगी फाइनल इमेज। तो ये रे डायग्राम इसका ये फोकस से पास हो जाएगी। ये इसका FE है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। तो दोनों रेस को पीछे ड्रॉ किया, फाइनल इमेज मिल गई आपको ये वाली, ये फाइनल इमेज है। सो इट विल बी A डैश, A डबल डैश एंड B डबल डैश, ठीक है, A डबल डैश, B डबल डैश। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। बट रे डायग्राम में अब आपको डिस्टेंसेस लिखनी है। तो डिस्टेंसेस में लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, इसको लिखेंगे UO से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर इसकी जो इमेज बनी है, इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी इसी लेंस से, वो हो जाएगी V0 इमेज डिस्टेंस यहाँ तक, ठीक है। और ये इमेज इसके लिए क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा UE, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। एंड फाइनल इमेज ये वाली है इसकी, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी VE, इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस लेंस, तो VE। तो U और V ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये भी U और V आईपीस लेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बना दिया, और ये जरूर लिख लें ये कौन सा लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज आईपीस लेंस, ठीक है। ये आईपीस लेंस हो गया आपका। एंड A डबल डैश, B डबल डैश इज फाइनल इमेज, इसको आप लिख दोगे ये क्या है, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज हो जाएगी A डबल डैश, B डबल डैश, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आपको लिखनी है इसकी मैग्निफिकेशन पावर। सो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैग्निफिकेशन पावर, ये फॉर्मूला आपको लिखना है मैग्निफिकेशन पावर का इन 2 केसेस, जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पर और एक इमेज बनती है नियर पॉइंट पर, दोनों केस में लिखना है। तो पहले तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लिख दूं मैं, मैग्निफिकेशन पावर MP लिखते हैं, ठीक है। तो MP का फॉर्मूला मतलब मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन UE, ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हमने लिख दिया सीधा। मैग्निफिकेशन पावर इसको डिराइव करने के लिए नहीं बोला है, नहीं तो हम इसको डिराइव भी कर सकते थे। वैसे रे ऑप्टिक्स का अपने चैनल पे यूट्यूब पर कंप्लीट रे ऑप्टिक्स चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आपको इस चैनल में प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको उसका पूरा रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट जो भी आपका हो गया डिलेटेड है या अनडिलेटेड है, कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर या वीडियो इसमें बनाया हुआ है। तो वो तो इसमें अवेलेबल है ही, तो अगर डेरिवेशन आपको करना हो तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया है मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला V0 अपॉन U0 इंटू D बाय UE। तो डिस्टेंस आपको पता है V0 इज अ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, U0 इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, UE इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी आईपीस लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस लेंस, एंड D आपको पता है नियर पॉइंट होता है, ठीक है। D का तो सबको पता ही है। बट ये मैग्निफिकेशन पावर आपको लिखना है 2 केसेस में। ये तो नॉर्मल में ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला है, बट ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है। फाइनल फॉर्मूला आपको लिखना होता है 2 केसेस में। केस 1 बोला है नियर पॉइंट के लिए, तो नियर पॉइंट के लिख देते हैं। केस 1 क्या बोला है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, नियर पॉइंट पर। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट क्या होता है, D होता है, ठीक है। तो फाइनल इमेज नियर D पे बने। तो इसके लिए देखो रिलेशन आईपीस लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन FE इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन UE, ठीक है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो लेंस फॉर्मूला होता है वो लगा रहे हैं। और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, FE तो FE होता ही है, V की वैल्यू क्या पुट करोगे, V की वैल्यू पुट करोगे नियर पॉइंट पे बन रहा है, तो V की वैल्यू आएगी -D और UE की वैल्यू आएगी माइनस की UE। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट भी इधर है, ऑब्जेक्ट का है लेंस के इधर है, इमेज भी तो लेंस के इधर ही है, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव।
तो दोनों को नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/FE इक्वल्स टू 1/V। V की वैल्यू क्या है, -d कर देंगे और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/UE आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/UE की वैल्यू क्या है, 1/UE की वैल्यू है 1/FE प्लस 1/D। 1/UE की वैल्यू क्या है, 1/FE प्लस 1/D, ये वैल्यू है। तो 1/UE की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर देखो आप मैग्निफिकेशन पावर में क्या है, V0/U0 D/UE। तो मैग्निफिकेशन पावर इक्वल्स टू आएगा V0/U0 है ही सही, तो V0/U0 इंटू D/UE। तो D/UE, तो D/UE मतलब 1/UE, तो 1/UE की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/D पहले लिख लूँ प्लस 1/FE। ठीक है, अब इस D को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, D को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं D को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो MP की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो MP की वैल्यू आ जाएगी V0/U0, D को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस D/FE। ये फाइनल मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लिखना है आपको, इसके नंबर मिलेंगे आपको इस फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला आया तो ये है मैग्निफिकेशन पावर D/FE। ये फॉर्मूला है जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, नियर पॉइंट पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका केस 1। केस 2 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो केस 2 इजी है। केस 2 क्या था, इफ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो देखते हैं इन्फिनिटी बनेगी तो क्या लिखेंगे हम, v की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस इनफाइनाइट, और ue की वैल्यू तो वही माइनस ue है। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो 1/FE इक्वल्स टू 1/V क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, और ये हो जाएगा प्लस का 1/UE। तो यहाँ से आपको ये तो 0 हो गया, तो आपको देखोगे 1/FE इक्वल्स टू 1/UE, इसका मतलब UE की वैल्यू क्या आ गई, FE आ गई। ये UE की वैल्यू FE होती है उस केस में जब फाइनल इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो UE की वैल्यू FE यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला देख लो क्या आ गया, ये आ गया V0/U0 इंटू D/FE। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने थे मैग्निफिकेशन पावर के, जिसके आपको नंबर मिलेंगे, राइट। और रे डायग्राम तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज टेलीस्कोप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस, एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला फॉर द डिजाइन फंक्शन मैग्निफिकेशन पावर। एबिलिटी मतलब पावर है ये, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप आप वही लिखोगे, इट इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये डिवाइस क्या काम आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के देखने के काम आता है, राइट। और इसमें टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस। तो टाइप्स में आपको पता है, टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। टेलीस्कोप की डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, इट इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स में 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है रिफ्रैक्टिंग, फर्स्ट होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, और सेकंड होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों अलग अलग हैं। रिफ्लेक्टिंग में लेंस यूज होता है और रिफ्रैक्टिंग में लेंस यूज होगा, रिफ्लेक्टिंग में कॉनकेव मिरर यूज होता है, राइट। फिर आपसे पूछा एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला फॉर द डिजाइन फंक्शन एंड मैग्निफिकेशन पावर, मतलब आपको एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन पावर चाहिए और इसका मतलब कंस्ट्रक्शन और फंक्शन वर्किंग आपको उसमें बतानी है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जिसमें पूरा इसका 2 बार आ चुका है पहले ऑलरेडी। ये टेलीस्कोप आप बताओ, एक बार था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डायग्राम बनाओ, एक में था डायग्राम बना के उसकी वर्किंग और मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, तो उसको हम नहीं करते हैं, ये हमने किया हुआ है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट देखो आगे, अगला, what is the diffraction of light? Write the necessary condition of diffraction of light. Explain the diffraction pattern obtained by single line, नहीं है, single slit है, मतलब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए बोल रहा है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही आता है, रिफ्रैक्शन में एक ही है, इंपॉर्टेंट है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो मेरे हिसाब से डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आना बनता है, और आना ही है, तो एक ही तो डिफ्रैक्शन है फ्राउनहोफर, वही तो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आप अच्छे से करेंगे। इंटरफेरेंस भी आपका एक ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में, तो एक ही इंटरफेरेंस है, बट वो ठीक है, YDSE थोड़ा बड़ा है, या तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा, या फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन पूछ लेता है, या कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा। पर डिफ्रैक्शन में तो एक ही चीज़ है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्वेश्चन भी इसका एक ही बनता है, एक्सप्लेन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, बस, ठीक है। छोटा क्वेश्चन बने बात अलग है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक ही बनेगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो। तो हम ये कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पहले ही पढ़ चुके हो, डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर एंड लाइट रीचेज द शैडो एरिया ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको पता है। तो द राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, ये भी हमने पढ़ा था। डिफ्रैक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी? द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑब्स्टेकल की साइज जिस भी वेव का डिफ्रैक्शन करना है उसके वेवलेंथ के ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका मेजर क्वेश्चन जो बनता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए आप देखो, सिंगल स्लिट का फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोला है, तो सिंगल स्लिट के लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आप क्या करोगे, देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे इसमें हम, डायग्राम सबसे पहले फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम में आपको बनाना है सबसे पहले सोर्स। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सोर्स, ठीक है। ये सोर्स है, इस सोर्स को रखा जाता है इस लेंस के फोकस पर, ठीक है। लेंस के फोकस पे रखेंगे, राइट, ताकि इससे निकलने वाली लाइट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इससे निकलने वाली लाइट पैरेलल हो जाएगी, एक तो स्ट्रेट लाइन जाती है। अब ये फोकस पर होगा तो इससे जो पास होगी लाइट वो पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस पे इससे पास होने वाली लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब पैरेलल लाइट आ रही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन आपको वेव फ्रंट से एक्सप्लेन करना होता है, तो ये हम बोलेंगे वेव फ्रंट है हमारे पास, ये वाला, ये वेव फ्रंट है, थोड़ा सा थिक बना दें, वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है ये वाला, तो इसको लिखेंगे W डैश, ये होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट जो है ये सिंगल स्लिट पे स्ट्राइक करता है, तो स्लिट आपकी इस तरह से आएगी, ये स्लिट है, ये स्लिट है, स्लिट, ये है स्लिट AB, ये स्लिट है, बहुत छोटी स्लिट है, वेवलेंथ के ऑर्डर की, अगर हम डायग्राम में बना रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। इस स्लिट के कॉर्नर से लाइट बेंड होती है। फिलहाल आप देखो जो लाइट सीधी जा रही है वो तो सीधी जाएगी सही आगे, ठीक है, और जो बेंड होगी लाइट वो इस कॉर्नर से बेंड होगी। तो लाइट बेंड होगी तो वेव फ्रंट बेंड होगा, तो वेव फ्रंट बेंड होगा तो हमने बना दिया कंप्लीट, ये है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये वाला। तो इट इज W डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये आएगा W डबल डैश, इट इज डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो बेंड हो गया, ठीक है। डिफ्रैक्शन का मतलब ये बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, तो यहाँ पर अराउंड द कॉर्नर्स भी ये वेव फ्रंट भी बेंड हो गया है, इसका मतलब इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन का और देखो आगे, अब इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न कहाँ मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पर। तो स्क्रीन कहाँ रखें, क्योंकि बिकॉज आपको पता है रेज पैरेलल हैं, चाहे ये रेज लें चाहे ये वाली रेज लें, ये सब रेज पैरेलल हैं, और पैरेलल रेज तो कहाँ पे मीट करेंगी, हम कह सकते हैं एक बार को इनफाइनाइट पे मीट करती हैं, बट स्क्रीन अगर हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फिर ऑब्जर्वेशन कहाँ से देखा जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन देखने के लिए हमें स्क्रीन इसके पास रखनी पड़ेगी, मतलब स्लिट के आसपास ही रखनी पड़ेगी, हमारे पास रखनी पड़ेगी, ताकि हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकें। और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल रेस को फोकस करेंगे, और फोकस करने के लिए हमने एक लेंस और लिया लार्ज एपर्चर वाला, क्योंकि ये रेस को क्या करेगा, रेस को फोकस करेगा
ये देखो रे इसको फोकस करेगा इस तरह से, ये फोकस करेगा। तो जहाँ फोकस करेगा वहाँ पे हमें रखना है स्क्रीन। तो यहाँ पर ये रखा हमने स्क्रीन, ये है स्क्रीन S, ठीक है। ये लेंस L2, ये लेंस L1 और ये है आपका स्लिट AB L1, ये है स्लिट AB, ठीक है। और ये है वेव फ्रंट इंसिडेंट और ये है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट वाली भी जो लाइट है वो भी कहाँ देखो आप फोकस होगी स्क्रीन पर, क्योंकि ये लेंस क्या करेगा, इन पैरेलल रेस को फोकस करता है स्क्रीन पर इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया आपका C सेंटर, ठीक है। तो आप देखो अब लाइट, अब डिफ्रैक्शन का दूसरी चीज क्या थी कि डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल, ठीक है। एंड अब देखो शेडो एरिया कौन सा है, ये वाला, ये स्लिट तो ये था गैप, यहाँ से लाइट जा सकती है, बट ये ऑब्स्टिकल है, इसके बिहाइंड क्या होना चाहिए, शेडो होना चाहिए। तो लाइट बेंड होके शेडो एरिया में पहुंच जाती है, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर्स एंड रीच इन द शेडो एरिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। तो ये देखो आप इसके पीछे शेडो बनना चाहिए था, शेडो एरिया में P पॉइंट पर भी लाइट पहुंच रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। अब आप देखिए लाइट यहाँ पर जो टर्न होती है, बेंड होती है, ये लाइट बेंड होती है सपोज करें थीटा एंगल पे, ठीक है। और आपको स्लिट दे रखी है, तो स्लिट की विड्थ दे रखी है, विड्थ होगी AB। विड्थ क्या है स्लिट की, AB, जिसकी वैल्यू क्या है A है। विड्थ A to B विच इज इक्वल्स टू A, राइट। तो ये A है, A to B मतलब ये वाली वैल्यू A है आपके पास, राइट। और लाइट अगर बेंड होती है तो ये थीटा एंगल है, इसे आपको पता है ये थीटा एंगल से बेंड हो रही है। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो A2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो A2M, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा, ठीक है। अब लाइट देखो, लाइट A से ट्रैवल करके जा रही है P पॉइंट पर और लाइट ट्रैवल करके जा रही है B से P पॉइंट पर। तो पाथ डिफरेंस जो लिखेंगे हम, पाथ डिफरेंस को शो किया जाता है डेल्टा एक्स से, एंड डेल्टा एक्स होगा B2P माइनस A2P, क्लियर। पाथ डिफरेंस क्या होगा, A का पाथ, A से निकलने वाली लाइट का पाथ है A2P और B से निकलने वाले लाइट का पाथ, B से निकल के लाइट कहाँ जा रही है P तक, तो B2P। कौन सा पाथ बड़ा दिख रहा है, B2P, ये वाला पाथ बड़ा है, लाइट यूँ ट्रैवल कर रही है। तो बड़ा पाथ में से ये स्मॉल पाथ जो माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा पाथ डिफरेंस होता है, तो BP माइनस AP। और BP माइनस AP अगर हम निकालें तो ये आएगी BP माइनस AP मतलब पाथ डिफरेंस है BM, इसकी वैल्यू आ जाएगी BM। हमें क्या करना है, BP माइनस AP करना है, इट इज इक्वल्स टू BM, इट इज पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABM या MAB साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया BM, हाइपोटेन्यूज हो गया AB। तो यहाँ से BM की वैल्यू मिल गई आपको, BM इक्वल्स टू होगा AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, A है, तो A साइन थीटा, BM इक्वल्स टू A साइन थीटा है, ठीक है। तो BM इक्वल्स टू A साइन थीटा, तो यही तो पार्ट डिफरेंस है, ये भी लिख देते हैं डेल्टा एक्स। सो BM इक्वल्स टू क्या है, BM इक्वल्स टू है डेल्टा एक्स और AB क्या है, A है, राइट। सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा A साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A साइन थीटा। सो द पॉइंट फॉर द पॉइंट P यहाँ पर आएगा पार्ट डिफरेंस A साइन थीटा। A इज अ स्लिट विड्थ ऑफ द स्लिट है A, ठीक है। तो इस तरह से हमें P पॉइंट हम मान रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, क्योंकि सेंटर पे तो आपको पता है सेंटर पे जो पॉइंट होता है, सेंटर पे हमेशा पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर पे डेल्टा एक्स क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो पार्ट डिफरेंस के लिए आपको पता है लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको C पर क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होता है स्क्रीन के सेंटर पे, सेंट्रल मैक्सिमा, राइट।
अब बात करते हैं हम आगे हम देखेंगे इसमें कि पॉइंट P पर क्या मिलेगा। पॉइंट P पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम मिलेगा तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, और मिनिमम मिलेगा तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फॉर द पॉइंट P। नाउ देखो नेक्स्ट पॉइंट P में, फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, केस 1, केस फर्स्ट देखो, इफ nth मैक्सिमा, पहले आप मैक्सिमा लिखोगे, इफ nth मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, nth मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। पहले आप क्या लिखोगे, हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, उस ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, केस 1, केस 1 पे क्या बनेगा, सपोज एट दैट पॉइंट P देयर इज nth मैक्सिमा, ठीक है, एट पॉइंट P nth मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। मैक्सिमा मतलब होता है ज्यादा इंटेंसिटी, nth मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। पॉइंट P पर nth मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्टेन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमा के लिए आपको डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होगा a sin थीटा, ठीक है। और थीटा के लिए भी हम लिखेंगे, nth मैक्सिमा के लिए बात करें तो यहाँ पे थीटा n आएगा, इक्वल्स टू nth मैक्सिमा मिल रहा है ना, तो मैक्सिमा के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होगा मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ध्यान रखना मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, हालांकि ये इंटरफेरेंस वाला जो पढ़ा आपने उसका उल्टा है। यहाँ पर मैक्सिमा के लिए n लैम्डा नहीं है, ध्यान से देखना, मैक्सिमा के लिए n लैम्डा नहीं है, n लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आप पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर आपको 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिखना है, ये आता है इसमें। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a sin थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, nth मैक्सिमा है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू a sin थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल्स टू 1। जब मैक्सिमा नंबर दे दिया आपको फर्स्ट है तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करते हम रख सकते हैं, क्या आ जाएगा, n 1 रखोगे तो 1 के लिए क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, राइट। फॉर सेकेंड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाए और पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a sin थीटा इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2, a sin थीटा इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2। नाउ नेक्स्ट देखो केस 2। अब मैक्सिमा का मतलब तो मिल गया आपको, ब्राइट फ्रिंज, अच्छी लाइट मिली, बट n उसी पॉइंट P के लिए nth मिनिमा अगर मिले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, nth मिनिमा मतलब डार्क, nth मिनिमा इज ऑब्टेन्ड, तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटेंसिटी लो कब होगी, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू a sin थीटा n इक्वल्स टू, अब लिखेंगे हम n लैम्डा। जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है वो कंडीशन यहाँ पर मिनिमा के लिए बनेगी, n लैम्डा लिखोगे आप फॉर nth मिनिमा, n लैम्डा लिखते हैं हम, ठीक है। तो n लैम्डा आप लिखते हो यहाँ पर, तो फिर बताओ a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, तो फिर लिख दिया आपने, ऐसे ये लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, कंडीशन इंपॉर्टेंट ये वाली है, जैसे यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। फिर आपको ये अगेन फॉर फर्स्ट मिनिमा n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू मतलब a sin थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे लैम्डा, ये फर्स्ट मिनिमा a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। फॉर सेकेंड मिनिमा वो आप लिख सकते हो इजीली, फॉर सेकेंड मिनिमा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डेल्टा एक्स
पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, ऐसे वैल्यू आपको पुट करनी है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको कंडीशन इसमें लिखनी है, राइट। फिर आपको इसमें और पूछ सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी आप लिख सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो जाएगी, विड्थ लिखनी है। इसके अलावा सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आप लिख दें, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W लिख दिया, इक्वल्स टू आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2d लैम्डा बाय a। ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी 2x इक्वल्स टू 2d लैम्डा बाय a। d आपको पता है स्क्रीन डिस्टेंस होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, और a आपको पता है स्लिट विड्थ होती है। तो d आप देख लें ध्यान से डायग्राम में, d आपकी स्लिट से ये डिस्टेंस आएगी d इज अ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स। ठीक है, तो ये पैटर्न पूरा आपको लिखना है इस तरह से यहाँ पर। लास्ट देखो, इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर और आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका इंटेंसिटी कर्व भी बना सकते हो। इंटेंसिटी कर्व होता है, क्योंकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती है, इंटेंसिटी कर्व होता है। तो इंटेंसिटी कर्व आपको बनाना है, लास्ट में वो भी बना सकते हो। आप देखो ये इंटेंसिटी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा पर। सेंट्रल मैक्सिमा पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको मिलेगी इस तरह से, ठीक है। फिर इंटेंसिटी कम होती जाती है, देखो हम ऐसे इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो आपको दिख रही है इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा पर। उसके बाद इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ हमने बनाया इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहे हैं हम। इंटेंसिटी का वैल्यू जो दे रखी है इसमें, इंटेंसिटी है आई का, इंटेंसिटी आई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के साथ बना सकते हैं, डिस्टेंस के साथ हमने बना दिया, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस साथ बना दिया। तो जीरो डिस्टेंस पर मतलब सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे होता है मैक्सिमम। सेंटर पे आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मिलता है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ये वाली जो इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम है, ठीक है। फिर ये आपका वैल्यू मिलेगी आपको डिस्ट्रक्टिव पे। फिर ये आएगा आपका, जैसे ये है आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है। और ये फर्स्ट मिनिमा है, दोनों साइड। इधर भी फर्स्ट मिनिमा आएगा, ये फर्स्ट मिनिमा है और ये फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर ये क्या आएगा, सेकंड मिनिमा आएगा, ये सेकंड मैक्सिमा है। फिर ये थर्ड मिनिमा आएगा, ये थर्ड मैक्सिमा है। जहाँ भी इंटेंसिटी बढ़ती है वो मैक्सिमा है, जहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज हुई वो मिनिमा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है कंटिन्यूसली। अब इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ आई नॉट है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी आई नॉट बाय 22 और यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी आई नॉट बाय 61। इस रेशो में आप देख सकते हो कितनी स्पीडली इंटेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। पहले आई नॉट तो आधी भी नहीं हुई, 1/4 भी नहीं है, 1/8 भी नहीं है, कितनी है सीधी आई नॉट बाय 22। और नेक्स्ट वाले में तो हो जाएगी आई नॉट बाय 61, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूसली यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है, राइट। फर्स्ट मिनिमा के लिए डिस्टेंस लिख सकते हैं लैम्डा बाय ए, और सेकंड मिनिमा के लिए यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाय ए। इधर लिख देता हूँ, देखो ये आएगा लैम्डा बाय ए, फिर ये 2 लैम्डा बाय ए, फिर ये 3 लैम्डा बाय ए। ऐसे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा बाय ए यहाँ तो लिख दिया मिनिमा फर्स्ट, और ये तो यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा बाय ए, ठीक है। यहाँ पे वही लैम्डा बाय ए 2 लैम्डा बाय ए आएगा, लैम्डा बाय ए ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, फिर ये 3 लैम्डा बाय ए, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डिस्टेंस के साथ आपको ने ग्राफ बनाया। डिस्टेंस क्या, लैम्डा बाय ए को तो आप एंगल कह सकते हो, एंगुलर विड्थ के साथ ग्राफ बनाया है हमने, एंगल थीटा है ये, एंगल के साथ ग्राफ बनाया है, एंगल के साथ ग्राफ बनाया है इंटेंसिटी का, कि अलग अलग एंगल पे। स्क्रीन पर आप देखोगे 0 एंगल, फिर एंगल बढ़ेगा तो लैम्डा बाई ए एंगल पर, लैम्डा बाई ए एंगल पे क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा।
फिर एंगल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एंगल बढ़ता जाता है, तो आप सेंटर से दूर होते जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स पे आप देखोगे ग्राफ इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट, लास्ट सेशन होगा सेक्शन ई का नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सेक्शन ई हम ख़त्म करेंगे। राइट, सो टिल देन गुड बाय। पढ़ते रहिए, स्टडी करिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।